हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करने वाले हैं और साथ में जो हार्ड वर्ड्स होंगे उसके मीनिंग को भी समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। दोस्तों, यहाँ लिखा है, पिछले अध्यायों में हम निम्नलिखित चीजों का अध्ययन कर चुके हैं। पहला, भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, ये कैसे हुआ इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था और चुनौतियां, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। इन सभी चीजों को हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन मुद्दों के बारे में। आपने जो कुछ भी पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? पहला टॉपिक है दोस्तों, राष्ट्रवाद का उदय। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने को विवश कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का यानी भारतीयों का नहीं हो सकता। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए। सर्व का मतलब है सभी, जनिक का मतलब है लोगों के लिए। हालांकि इसमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभु का मतलब हम थोड़ा सा इस साइड में देख लेंगे जो बॉक्स में दिया गया है। संप्रभु का मतलब यहाँ पे दिया गया है बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता को संप्रभुता कहा गया है। दोस्तों, संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। नेक्स्ट है 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। इस साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो फिर सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर लेगी। 1888 में सरकार ने इल्वर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं
ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया और इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता है। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और भी गहरा बना दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बंबई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की थी। दोस्तों यहाँ पे एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है जिसको आपको याद रखना है। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कभी 1885 में 72 प्रतिनिधियों के साथ, कहाँ पे, तो बंबई में। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे टॉपिक दिया गया है उभरता हुआ राष्ट्र। यहाँ लिखा हुआ है, अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी था। इसका मतलब क्या है? इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई। मतलब शासन के क्षेत्र में भारतीयों को ज्यादा जगह देने के क्षेत्र में आवाज उठाई। ठीक है। शुरुआत में कांग्रेस का आग्रह था कि वह विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए। ठीक है। परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहां उसका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। ठीक है। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियां गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मान के चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद पर नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। निरस्त करना मतलब किसी भी कानून को समाप्त कर देना या किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना। ठीक है। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे, क्योंकि अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम की जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज्यादातर अनुदान दिए जाए। उनके नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले वार्ताओं तथा भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनस्पतियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में भी बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में नहीं बोल रही थी। मध्यम मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहती थी और उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है।
उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यम मार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी का बात हो रहा है, हम आज भी कांग्रेस पार्टी को देखते हैं तो दोस्तों हमें लगता है कि ये स्वतंत्रता के बाद बनाई गई पार्टी है। तो दोस्तों इसमें जो पार्टीशन हुआ वो तो अलग बात है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो मेन कांग्रेस पार्टी जो था वो स्वतंत्रता से पहले ही बनी थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि बम्बई में इसके 72 कैंडिडेट्स के साथ इसकी स्थापना हुई थी और ये एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करती थी और शासन चलाने का जो अधिकार था वो ब्रिटिशर्स के पास था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस एक स्वतंत्र संप्रभु पार्टी बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता अमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए और तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है, आपको इसको याद करना चाहिए। तिलक ने जो नारा दिया वो क्या है, तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो इस तरह का नारा भी दिया जाने लगा। कांग्रेस में दो दल हो गए, नरमपंथी दल और गरमपंथी दल। ठीक है, यहाँ देखिए 1905 में वायसराय कर्जन ने भारत का विभाजन बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और ब्रिटिश बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। दोस्तों 1905 में इस तरह की जब स्थिति आ रही थी तो उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस समय जो बंगाल था 1905 में यानी 1905 में वायसरॉय कर्जन थे उस समय के वायसरॉय। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत बड़ा प्रांत था, ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत हम कह सकते हैं बंगाल को। आज का झारखंड, आज का बिहार, आज का उड़ीसा उसी में था। ठीक है, तो दोस्तों इसको विभाजन कर दिया और अंग्रेजों का कहना क्या था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। परंतु प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेजी अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जा सके और बंगाली जनता को बांट दिया जाए, क्योंकि विरोध जो है वो तीव्र ना हो, विरोध जो है उग्र ना हो। ठीक है, इस तरह की चीजें थी जो हम बाद में एनालिसिस करते हैं तब हमें पता चलता है। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई और मध्यमार्गी और आमूलचूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। मतलब दोनों जो पार्टी था, कांग्रेस पार्टी का गरम दल और नरम दल, दोनों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए, जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा वह स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। तो दोस्तों इसके विरोध में जो आंदोलन पूरे देश में उठा उसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है या फिर उसको बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, बंग भंग विरोधी आंदोलन।
आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए अमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं व वस्तुओं का बहिष्कार करने पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक भी थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। हमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी हमें याद करके रखना चाहिए। 1906 में मुसलमान जमींदार नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। ठीक है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ठीक है। और लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान भी ली और परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा। 1907 में कांग्रेस टूट गई और मध्यम मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे और दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। तो दोस्तों यहाँ पे हम 2-3 चीज जो इम्पोर्टेंट है उसको मार्क कर लेंगे। 1907 में क्या होता है, कांग्रेस टूट जाती है। 1915 दिसंबर में इन दोनों में फिर से एकता स्थापित हो जाती है। और फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत होता है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। दोस्तों 1914 से 1919 तक भारत में नहीं पूरे विश्व में एक तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। तो दोस्तों इसने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति दोनों को बदल दी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ और इस खर्चे से निकलने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफों पर कर बढ़ा दिया। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीजों में भारी उछाल आया। ठीक है, और हम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि आप अध्याय 7 में देख चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं, जूट के बारे में, कपड़े, पटरियां आदि का मांग बढ़ा और अन्य देशों से भारत आने वाली आयात में कमी ला दी गई और इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया
एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा और बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही है। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। तो दोस्तों इस तरह की चीजें थी जिसने एक इस आंदोलन को एक जन आंदोलन बना दिया, जन राष्ट्रवादी आंदोलन बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी का आगमन कब होता है? इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आते हैं। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर भी करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले 7 साल पूरे भारत का दौरा किया, पहले 7 साल, और इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी जरूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। अब आइए 1919 में 1919 से 1922 के बीच आंदोलनों को कुछ गहराई से देखें। रोलेट एक्ट। दोस्तों ये रोलेट सत्याग्रह क्या है? ठीक है, रोलेट एक्ट के विरोध में रोलेट सत्याग्रह हुआ था। तो ये क्या है? 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए 6 अप्रैल 1919 को, और हड़ताल की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया और रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया और बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस ले ली। नाइटहुड क्या है? तो ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति को अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवाओं के लिए दिया जाने वाला उपाधि है नाइटहुड। रोलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने का प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोग यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें।
नेक्स्ट है दोस्तों खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा किसी तरह एक ज्वलंत मुद्दा था, ठीक है। खिलाफत का मुद्दा जो है इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, खिलाफत था क्या? तो दोस्तों तुर्की में सुल्तान के पद को हटाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो उसके विरोध में पूरे विश्व में आंदोलन हुआ, जिसको खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी कि खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था और भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। दोस्तों तो खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों थे, ठीक है। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करे। नेक्स्ट है 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और असफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत भी छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधान मंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान को सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे, ठीक है। तो इसको हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं दोस्तों। जो खिलाफत आंदोलन था उसने असहयोग आंदोलन का रूप ले लिया। कब लिया? तो 1921 से 1922। जबकि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोगों की पहलकदमी, ठीक है। लोगों ने पहलकदमी कब की, यहाँ पे हम देखेंगे और कई टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है अभी, ठीक है। उसके बाद हम अन्यत्र में जाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं लोगों की पहलकदमी। लोगों ने किस तरह की पहलकदमी दिखाई। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया और लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकालने लगे और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करेंगे। खेड़ा में क्या हुआ? गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए और इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे और उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर अपने अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म कर देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। सिंध जो कि मौजूदा पाकिस्तान में है, वहाँ मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत ही उत्साहित थे और बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय
के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। तो दोस्तों इस तरह की चीजें थी। गांधी जी का जो स्टेटमेंट था उसका अलग अलग जगहों पे अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरह से मीनिंग निकालने लगे लोग, और अपने अपने क्षेत्रीय इलाके में विद्रोह को स्थापित किया, मतलब विद्रोह को जन्म दिया। ठीक है, नेक्स्ट है जनता के महात्मा के रूप में कैसे डेवलप हुए। जनता के महात्मा, इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे। वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के जरिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैरकानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्यवाहियां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों 1922 से 1929 की घटनाएं। यहाँ 1922 से 1929 में क्या घटनाएं घटी। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण 1922 में क्या होता है, जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। दोस्तों असहयोग आंदोलन चल रहा था अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, लेकिन क्या होता है कि 1922 फरवरी में चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर दिया जाता है और उसे जला दिया जाता है। गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, और उस वक्त 22 पुलिस वाले वहीं मर गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जन आधार फैलाने में काफी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जन आधार काफी उपयोगी साबित हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे असहयोग आंदोलन खत्म हो जाता है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। ठीक है, उसके बाद 1930 में फिर से क्या शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये गोलमेज सम्मेलन के बाद वापस जब आते हैं महात्मा गांधी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करते हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RAS की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। ठीक है, तो यहाँ पे RSS की स्थापना हुई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, 20 के दशक में, 1920 के दशक में। तो फिर भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में काफी गहरा फर्क था। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाइए, और उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया,
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और मनाया गया। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि लाहौर अधिवेशन में 1929 में जो अधिवेशन हुआ, ठीक है, वहां पे पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का घोषणा किया गया। दोस्तों उसी हिसाब से ये जो स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया गया, तिरंगा लहराया गया, तो फिर आज जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हमारा संविधान पहले ही बन चुका था, लेकिन इसी डेट पे जो संविधान है उसको लागू किया गया। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे दांडी मार्च। ये दांडी मार्च क्या है, तो हमने यहाँ तक अभी पढ़ा है, तो उसके बाद हम उससे पहले पढ़ लेते हैं भगत सिंह के बारे में। ठीक है, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह कहते हैं। ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्ग से लड़ने के लिए मजदूरों, किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, ठीक है, HSRA की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी और इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों दांडी मार्च। ये दांडी मार्च क्या है? पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट तक पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया और इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11
7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, 1937 में जो चुनाव हुए उसमें से प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार नहीं थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट दोस्तों जो टॉपिक है भारत छोड़ो और उसके बाद। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नया चरण शुरू कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि फौरन भारत छोड़ दो। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया और इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया और सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और 1,000 लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए थे। लगभग बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाए जाने का आदेश दिया गया, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने 1940 में एक प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। ठीक है, स्वतंत्र राज्य का मांग कर रहे थे वो लोग 1940 में। लेकिन मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी, इसको जानना जरूरी है। दोस्तों 1930 के दशक के आखिरी सालों से ही मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। ठीक है, लीग और इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहा हो और इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिले, ये भी संभव हो सकता है। और 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी और 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किया और 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे और 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया
कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों से सहमत नहीं थे और अब देश का विभाजन असंभावी हो गया था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया और उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। तो दोस्तों ये जो है पॉइंट, इसे आपको याद करने की ज़रूरत है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भी भड़क उठे जो कई दिन तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बने रह गए और विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। तो दोस्तों इस तरह से हमने पूरा का पूरा 1947 तक का राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के तहत हुआ था। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी, या फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं कानून बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या फिर प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामियों या किसानों से जमीन का जबरन अधिग्रहण, करों में वृद्धि और खराब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन शुरू हुए। 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कुआमे नक्रुमा की कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलनों का रास्ता अपनाया था। 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी को चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली थी। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया हुआ था। इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधान सभाएं बनाएं जिनमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य न हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया और 1956 में नई विधान परिषदों के लिए चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी ने इन चुनावों में सफलता पाई और इस तरह घाना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो दोस्तों हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया और आशा करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से ये चैप्टर पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।